नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम जो अपनी एनसीईआरटी जियोग्राफी की 6th क्लास की बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 है मैप्स। तो मैप के बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने ग्लोब के बारे में पढ़ा था और ग्लोब अगर कुछ बेनिफिट भी बताए थे मैंने आप लोगों को कि ग्लोब का क्या बेनिफिट है। जैसे मान लो हमें अगर पूरी अर्थ की स्टडी करना है तो एक बार में हम अगर अर्थ की स्टडी करना चाहते हैं तो ग्लोब की हेल्प से ईजिली अर्थ की स्टडी कर सकते हैं। बट ऐसे ही मैंने कुछ अर्थ की लिमिटेशंस भी बताई थी। जैसे अगर ग्लोब का साइज़ अगर काफ़ी बड़ा है तो उसको वन प्लेस से अनदर प्लेस पे कैरी नहीं कर सकते, या फिर कुछ छोटे अगर हमें किसी विलेज के बारे में या किसी स्टेट के बारे में स्टडी करना है तो ग्लोब पे उस चीज़ को डिफ़ाइन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वैसे कर नहीं सकते हम ग्लोब के ऊपर, क्योंकि ग्लोब पे हमें अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट की अगर हम ग्लोब पे स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हमें बहुत बड़ा ग्लोब बनाना पड़ेगा और वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी ग्लोब की। तो इस लेक्चर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर मेनली हमें मैप के बारे में स्टडी करेंगे कि मैप के क्या बेनिफिट है। जैसे जहाँ ग्लोब की लिमिटेशंस है वहाँ कुछ मैप के बेनिफिट भी हैं। जैसे कि ग्लोब को कैरी करना डिफ़िकल्ट होता है, से मैप का जो साइज़ है वो मैप क्या होते हैं, फोल्डेबल होते हैं। तो वन प्लेस से अनदर प्लेस पे हम इनको ईजिली कैरी कर सकते हैं। कोई छोटी लोकेशन है, स्टेट हो गया, विलेज हो गया, उसके बारे में अगर हमें पढ़ना है तो मैप के ऊपर हम इजीली डिफ़ाइन कर सकते हैं उस चीज़ों को, या इजीली स्टडी कर सकते हैं उनके बारे में हम। बट ग्लोब पे ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से कुछ इसके बेनिफिट भी है। तो इस चैप्टर के अंदर मेनली हमें कंप्लीट मैप के बारे में ही स्टडी करेंगे। और क्या क्या स्टडी करना है मैप के, जैसे टाइप्स ऑफ मैप होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं मैप्स। जैसे फिजिकल मैप हो गया, पॉलिटिकल मैप हो गया, थीमेटिक्स मैप हो गया, और थीमेटिक मैप। तो सेम, और इसके अलावा हम इसमें कि मैप को हम स्टडी कैसे करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं मैप को स्टडी करने के लिए। जैसे डिस्टेंस हो गई, डायरेक्शन हो गई, कुछ सिंबल्स हो गए, मैप पे कुछ सिंबल्स दिए होते हैं, उन सिंबल्स का मतलब क्या होता है, उनको किस प्रकार में स्टडी करना होता है। ये सब चीज़ें आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट स्लाइड है हमारी, इसमें मैंने ग्लोब और मैप के बारे में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, कंपेयर किया हुआ है दोनों चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले। जैसे जो मैप है, ग्लोब है, वो क्या है, 3 डायमेंशनल स्फीयर है। क्या है, 3 डायमेंशनल स्फीयर है। और मैप क्या होता है, 2 डायमेंशनल स्फीयर होता है। सेम, इट रिप्रेजेंट्स द होल अर्थ। अभी बताया मैंने क्या होल अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ये होल अर्थ को रिप्रेजेंट भी कर सकता है। जैसे एक हाथ हमने क्या है, 7 कॉन्टिनेंट अगर दिखा दिए, जैसे मैंने अभी जो प्रीवियस स्लाइड के ऊपर लगाई हुई थी इमेज, सिंगल इमेज के अंदर हम या सिंगल मैप के ऊपर हम फुल अर्थ को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर उसका किसी छोटे पार्ट को भी। जैसे मान लो हमें इंडिया के बारे में स्टडी करना है तो हम सिर्फ इंडिया का मैप भी पढ़ सकते हैं, इंडिया का मैप पढ़ेंगे। क्लियर है। थर्ड पॉइंट है, इट शोज अस ओनली मेजर डिटेल्स। ये क्या देता है, हमें सिर्फ मेजर डिटेल्स के बारे में बताता है जो ग्लोब होता है। जैसे जो अर्थ के ऊपर जो भी मेजर डिटेल्स है, जैसे कौन कौन सी एग्जांपल, ओशियंस हो गया तो आप ओशियंस को स्टडी कर सकते हो, सीज, कॉन्टिनेंट्स, तो ये सब चीज़ें आप इस पर स्टडी कर सकते हो ग्लोब पर। बट छोटी चीज़ें आप इस पर, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर विलेज के बारे में भी बताया स्टडी करना है तो उसको आप ग्लोब पे स्टडी नहीं कर सकते, उसको हम कहाँ स्टडी करेंगे, मैप पे। तो मैप पे क्या होता है, इट शोज अस द माइन्यूट डिटेल्स। जो माइन्यूट डिटेल्स होती है अर्थ की वो भी हम इसके ऊपर शो कर सकते हैं। कहाँ पर, मैप पर। तो लार्ज ग्लोब्स आर डिफ़िकल्ट टू हैंडल। जो ग्लोब अगर बड़े हैं कोई साइज़ के अंदर, उसको हैंडल करना डिफ़िकल्ट होता है। तो ये क्या है, इसकी लिमिटेशंस है कुछ ग्लोब की। वही मैप्स कैन बी फोल्डेड एंड हैंडल ईजिली। जो मैप होते हैं वो क्या कर सकते हैं, उसको फोल्ड कर सकते हैं, उसको हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं या कैरी कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये कुछ मैप के बेनिफिट्स हैं। अब देखते हैं मैप होता क्या है। मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट। इज ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग, या तो रिप्रेजेंटेशन या ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस की, और पार्ट ऑफ इट, या उसके किसी पर्टिकुलर पार्ट की। जैसे अगर हमें पूरा अर्थ को स्टडी करना है, जैसे ये जो डायग्राम लगा हुआ है हमारे पास, ये इमेज लगी हुई है, ये इमेज क्या बता रही है, इसके अंदर पूरा जो फुल अर्थ है, कंप्लीट अर्थ है, पूरा अर्थ हमें दिखाई दे रहा है इस मैप के अंदर। बट अगर हमें किसी छोटे पार्ट के बारे में स्टडी करना है, जैसे नेक्स्ट स्लाइड पे मिलेगा, ये देखो, ये अगर हमें इंडिया के बारे में स्टडी करना है तो ये पूरी अर्थ का तो नहीं है, लेकिन अर्थ का एक क्या है, छोटा सा पार्ट है। तो इसके बारे में भी हम स्टडी कर सकते हैं मैप के ऊपर हम। तो मैप क्या है, इज ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ द, चलो इसको इरेज कर लेते हैं वन सेकेंड। हाँ, इज
ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट, या तो कंप्लीट अर्थ सरफेस की एक ड्राइंग है या फिर उसके किसी पर्टिकुलर हिस्से की है। ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस, जिसको हम एक फ्लैट सरफेस के ऊपर, ये एक फ्लैट सरफेस है, इस फ्लैट सरफेस के ऊपर हमने क्या कर दिया है, इसको ड्रॉ कर दिया है पूरे मैप को, पूरे वर्ल्ड को, पूरी अर्थ को, अकॉर्डिंग टू ए स्केल, स्केल के अकॉर्डिंग। अभी स्केल क्या है, ये वो वाला स्केल नहीं है जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर होता है, आप यूज़ करते हो। अभी स्केल का मतलब बताएंगे आप लोगों को। अकॉर्डिंग टू ए स्केल बट इट इम्पॉसिबल टू फ्लैटन ए राउंड शेप कम्प्लीटली, लेकिन ये भी कह रहा है कि ये मुश्किल है, कि ये इम्पॉसिबल है कि हम जो अर्थ जैसे राउंड है उस राउंड शेप को हम एक फ्लैट पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकें। या इस ड्राइंग को, जैसे ये ड्राइंग को हम लोगों ने क्या किया है, एक फ्लैट पेपर के ऊपर ड्रॉ किया है, एक पूरे अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम किस पे रिप्रेजेंट किया है, मैप के ऊपर रिप्रेजेंट किया है। तो ये कह रहा है ऐसा कर सकते हैं लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन ए राउंड शेप कम्प्लीटली, कि कम्प्लीटली हम उस शेप को एग्जैक्टली ड्रॉ कर पाएँ। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ये समझ सकते हो आप। तो अब कुछ देखते हैं मैप के क्या यूज़फुल हैं। यूज़फुल मैप्स आर यूज़फुल फॉर अस इन मैनी पर्पजेज़, मैप हमारे लिए कैसे यूज़फुल है। मैप शोज अस ए स्मॉल एरिया एंड फ्यू फैक्ट्स। अभी कुछ इसके देखो, इसमें जो जो पॉइंट्स आएंगे लगभग मैं आपको बता चुका हूँ, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब वही चीज़ें बार बार रिपीट होती रहती हैं। इसको रिपीट करने का फ़ायदा ये है कि ये आपके माइंड में सेट हो जाएंगे अच्छे से। मैप शोज ए स्मॉल एरिया, मैप हमें स्मॉल एरिया के बारे में दिखाता है, शो करता है, एंड ए फ्यू फैक्ट्स, और जो उसके रिगार्डिंग, जो स्मॉल एरिया है उसके रिगार्डिंग कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं वो भी मैप हमें दिखा सकता है। बट ग्लोब हमें ये सब चीज़ें नहीं दिखाता है या नहीं बताता है। मैप कंटेन्स एज मैनी फैक्ट्स एज ए बिग बुक, मैप कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज ए बिग बुक, मैप के अंदर इतने सारे फैक्ट्स हो सकते हैं कि उससे एक बड़ी बुक तैयार हो सकती है। जैसे कि बड़ी बुक है ना, उस बुक के अंदर जितने फैक्ट्स होते हैं, तो मैप हमें इतने सारे फैक्ट्स भी बता सकता है एक मैप। मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट ए एटलस, आप लोगों ने एटलस के बारे में सुना होगा। देखो काफ़ी सारे जो मैप्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, एक बुक में बना देते हैं, उनके काफ़ी सारे मैप्स को इकट्ठा करके एक बुक बना देते हैं उनकी, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटलस। वैसे आप लोगों को एटलस अपने पास परचेज करके रखनी चाहिए। आप बुक स्टोर पे जाना और वहाँ से एक एटलस परचेज कर लेना, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्चुअल में जियोग्राफी की अच्छे से स्टडी करना चाहते हो, मैप वगैरह की, तो आपके पास होनी चाहिए एटलस। और एटलस किस चीज़ को हम एटलस बोलते हैं, जो काफ़ी सारे मैप्स होते हैं। जैसे अब अगर मैं बात करूँ मैप्स की, जैसे अब हम टाइप्स ऑफ मैप्स पढ़ेंगे, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप्स। तो ये जो भी मैप है, इंडिया का पॉलिटिकल मैप हो गया, थीमेटिक मैप है, फिजिकल मैप अलग है, तो इनके बारे में जो बारीक बारीक डिटेल्स होती हैं उन सबको जब हम इकट्ठा करके एक बुक के अंदर लगा देते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एटलस। अगर एटलस वर्ड समझ में ना आया तो ये समझ लेना कुछ नहीं है एटलस, ये मैप है। जितने भी प्रकार के मैप्स होते हैं जो भी है, सर अब अगर बात करूँ मैं इंडिया की, तो माउंटेन्स हो गया, रिवर्स हो गई, उसके अलावा अब हम स्टेट्स के बारे में, इंडिया के जो जितने भी स्टेट्स हैं उनके यूनियन टेरिटरीज हो गई, उसको जो जो चीज़ें आपको मैप्स के अंदर आप पढ़ सकते हो वो सभी चीज़ें कंप्लीट आपको मैप की फॉर्म में इस एक बुक के अंदर मिल जाएंगी। इसी को हम क्या बोलेंगे, एटलस। मैप प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन दैन ग्लोब, जो मैप है क्या करता है, ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देखो ग्लोब अभी मैंने बताया था प्रीवियस स्लाइड के अंदर आप लोगों को, ग्लोब हमें जो बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन बताता है, कॉन्टिनेंट के बारे में, ओशियन के बारे में, सी के अबाउट, या फिर जो इस तरीके रिगार्डिंग जो भी बड़ी बड़ी डिटेल्स है जो आप कंप्लीट ग्लोब के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो चीज़ें ग्लोब हमें बताता है। बट जो मैप होता है वो बिल्कुल माइनर डिटेल्स, जो छोटी छोटी बातें किसी पर्टिकुलर स्टेट के रिगार्डिंग या फिर किसी विलेज के रिगार्डिंग, किसी सिटी के रिगार्डिंग, वो चीज़ें भी हमें बताता है। तो इसलिए जो मैप होता है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू ग्लोब। अब हम बात करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ मैप कि मैप कितने प्रकार के होते हैं। तो मैप होते हैं 3 प्रकार के। पहला है फिजिकल मैप, सेकंड पॉलिटिकल मैप। देखो ये फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। तो फिजिकल मैप के अंदर क्या पढ़ना होता है हमें, ये चीज़ें ना आप क्लियर कर लो अभी से, इन चीज़ों के अंदर डिफ्रेंशिएट करना। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं एक्चुअल में 12th क्लास कॉलेज में तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए फिजिकल मैप कौन सा है, पॉलिटिकल मैप कौन सा है, थीमेटिक मैप कौन सा है, वो इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। नहीं एक्चुअल में है कि क्योंकि ये चीज़ें जब 6th 7th क्लास में बच्चे पढ़ते ध्यान नहीं देते। अब आपकी क्लास में 6th में मान लो, ये 6th में आपके इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैप के बारे में, हो सकता है अब नेक्स्ट 3-4 क्लास के अंदर आपका आए नहीं टाइप्स ऑफ मैप, फिर आप भूल जाओगे, फिर आप 10th 11th 12th क्रॉस कर जाओगे, आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कि टाइप्स ऑफ मैप होते क्या है, फिजिकल मैप क्या होता है, पॉलिटिकल मैप क्या होता है। तो इन चीज़ों को आप अभी से अच्छे से क्लियर कर लो। फिजिकल मैप क्या होता है,
फिजिकल मैप के अंदर हमें किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि फिजिकल मैप में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, प्लेट्यू के बारे में, प्लेन्स के बारे में, ये सब चीज़ें होती हैं। इनके बारे में हम ये जो कौन सा मैप हमें शो करता है, कौन सा मैप बताता है, फिजिकल मैप। तो मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ, जो भी मैप होता है वो क्या शो करता है, नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ, जो अर्थ के नेचुरल फीचर है उसको शो करता है। नेचुरल फीचर कौन कौन से हैं अभी बताया मैंने, माउंटेन, रिवर्स, ओशियन, प्लेन, तो ये सब चीज़ें जो इसको शो करता है उसी को क्या बोलते हैं, फिजिकल मैप। क्लियर। जैसे ये रिप्रेजेंट कर रखे हैं, ये वाला जो पोर्शन है, अब ये हिमालयन है, हिमालयन माउंटेन्स है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेन्स है, प्लेन का रीजन है, प्लेन को शो कर रहा है। सेम इस प्रकार से ये कुछ इनकी जो ऐसे कलर जो को दे रखे हैं ना, कलर कोडिंग दे रखी है, इसके बारे में भी हम स्टडी करने वाले, पढ़ने वाले। जब सिंबल के बारे में मैं आपको बताऊंगा उस टाइम पे। जैसे कलर दे रखे, ग्रीन कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ब्राउन कलर दे रखा है किसको रिप्रेजेंट करता है, येलो कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। बस आप ये याद रखो कि फिजिकल मैप के अंदर हम जो भी नेचुरल फीचर होते हैं ऑफ अर्थ के, क्या चीज़, नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ, जब हम नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ की स्टडी करते हैं तो उस मैप को बोलते हैं फिजिकल मैप। क्या बोलते हैं, फिजिकल मैप। अब नेचुरल के अंदर जो चीज़ें प्राकृतिक है, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यू, रिवर, ओशियन। ओके, बस आप इतना याद रखो फिलहाल अभी। अगर इसमें कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सब चीज़ें आएंगी आगे। बस फिलहाल जितना बताया उतना आप याद रखो। फिजिकल मैप क्या होता है, फिलहाल आपका काम ये जानने का है, आप उस चीज़ को क्लियर करो। सेकंड है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप के अंदर क्या होता है, जो हमारे जितने भी स्टेट हैं, जैसे 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरीज है, तो उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। ओके, मैप शोइंग सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। जो मैप होता है वो किस चीज़ के बारे में, सिटी के बारे में, टाउन के बारे में, सिटी, टाउन, स्टेट, विलेज, ठीक है, कंट्री, कॉन्टिनेंट्स, जब इन चीज़ों के बारे में जिस मैप पे हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप। ये दिख रहा है आपको, स्टेट्स दिख रहे हैं सारे, जो हमारी यूनियन टेरिटरी जो नज़र आ रही है, ठीक है। तो जब हम इन चीज़ों के बारे में स्टडी करें उसको क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप। और थीमेटिक मैप क्या होता है, जिसके अंदर हम जैसे कि रोड वगैरह हो गए हमारे, कुछ रेलवेज हो गई, ठीक है, जब ऐसी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, थीमेटिक मैप। रेनफॉल मैप्स हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट हो गए, फॉरेस्ट वगैरह हो गया, रेनफॉल वगैरह हो गया, जैसे रेलवेज हो गई और नेशनल हाईवेज वगैरह हो गए। जब इन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं थीमेटिक मैप। तो इसका भी बता देता हूँ मैं डेफिनेशन। सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशंस, किस किस इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हम स्टडी करते हैं इसके बारे में, सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, फॉरेस्ट मैप, इंडस्ट्रीज़ वगैरह। जब हम इंडस्ट्रीज़ की स्टडी करते हैं तो इस चीज़ों के बारे में, जो हम जिस मैप के थ्रू हम इन चीज़ों की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं थीमेटिक मैप। जैसे ये जो हमारे पास डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर क्या है, ये रेलवेज की लाइन में, सॉरी, नेशनल हाईवेज बने हुए हैं कुछ इंडिया के अंदर। कौन कौन जितने भी नेशनल हाईवेज है या फिर स्टेट हाईवेज हैं ये ड्रॉ करके दिखाए हुए हैं इसके अंदर हमने। बाकी इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, फॉरेस्ट कवर हो गया, जो भी है, रेनफॉल एरिया हो गया, ये सब आता है थीमेटिक मैप के में। तो आई होप समझ गए होंगे आप ये सब चीज़ें। देखो काफ़ी इजी है, बस शर्त है आपको 2 बार इनको पढ़ना होता है। ऐसा इनमें डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है कि चीज़ें याद नहीं रहेंगी आप लोगों को, पढ़ने में एक बार समझ में आ जाएगी। लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि आप लोग आप पढ़ा एक बार, अब आप छोड़ दोगे उसके बाद तो फिर ये चीज़ें शायद साल के बाद, 2 साल के बाद आप भूल जाओगे, और फिर शायद हो सकता है दोबारा से आपके सिलेबस में आए भी नहीं। सिर्फ मैप के बारे में आएगा, डिफ्रेंशिएट करके नहीं बताएंगे फिजिकल। अगर वहाँ लिखा भी होगा तो फिजिकल मैप लिखा होगा, उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि फिजिकल मैप एक्चुअल में होता क्या है वहाँ पे। क्लियर है ना? तो वो चीज़ें आपको अभी स्टडी करना पड़ेगा और उसको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप, कि मैप के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अगर कंपोनेंट्स ऑफ मैप की बात करें हम, तो सबसे फर्स्ट कंपोनेंट होता है डिस्टेंस। क्या होता है? डिस्टेंस। मैप्स आर ड्राइंग विच रेड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और ए पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन ए शीट ऑफ पेपर। मैप्स क्या करते हैं? मैप्स क्या एक आर ड्राइंग, मैप्स एक प्रकार की ड्राइंग है, अभी बताया था, एक रिप्रेजेंटेशन है या फिर एक ड्राइंग है। डेफिनेशन एक बार आप लिख लो, लर्न कर लो, आपको हमेशा याद रहेंगी। लेकिन उसको ऐसा नहीं रट के नहीं लिखना है, समझ के। अभी बताया मैप्स क्या एक ड्राइंग है या फिर एक रिप्रेजेंटेशन है।
विच रेड्यूस द एंटायर वर्ल्ड, क्या करता है, जो एंटायर वर्ल्ड को कम करके दिखाता है या फिर एक पेपर पे रिप्रेजेंट करता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। रेड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और ए पार्ट ऑफ इट, या उसके किसी पर्टिकुलर पार्ट को 2 फीट ऑन ए शीट ऑफ पेपर, जिससे वो क्या हो, एक पेपर के ऊपर, एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर फिट आ जाए। अब मैंने इतने से बड़े पेपर के ऊपर क्या करना है, पूरा वर्ल्ड मैप ड्रॉ करना है इस पूरे से पेपर के ऊपर, या मैं चाहूँ तो उस पूरे मैं वर्ल्ड के मैप को मैं इतने पेपर के ऊपर भी ड्रॉ कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे कॉन्टिनेंट बिल्कुल छोटे छोटे ड्रॉ करने पड़ेंगे यहाँ पे इस तरीके से, समझ गए ना आप। लेकिन अगर मुझे थोड़ा बड़ा पेपर मिल जाता है तो मैं इन्हीं कॉन्टिनेंट को क्या कर सकता हूँ, थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर सकता हूँ। इसी का मतलब समझना है आप लोगों ने डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस क्या चीज़ है, डिस्टेंस का मतलब वही है कि जो हम इसके ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं मैप को किसी पीस ऑफ पेपर के ऊपर, तो उसके लिए क्या रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। मान लो अगर मैंने इतना छोटा, हम लोगों ने क्या किया, उसको बिल्कुल छोटा ड्रॉ किया, छोटा पेपर था हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, उसका ड्रॉ कर देंगे 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, हम जो उसका डिस्टेंस है वो क्या कर लेंगे, मान लेंगे इसके ऊपर 500 किलोमीटर के ऊपर, ठीक है। अगर हमारे पास पीस ऑफ पेपर थोड़ा बड़ा है तो उसमें हम क्या कर लेंगे, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू किसके बराबर मान लेंगे, 500 किलोमीटर के। भाई इसमें क्या है, 2 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 5 सेंटीमीटर के। मान लो 2 सेंटीमीटर मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की किसके इक्वल है, 500 किलोमीटर के इक्वल है बस। अगर इससे बड़ा साइज़ का हमारे पास पीस ऑफ पेपर होता है तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते हैं, 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। तो यही क्या है, स्केल है, इसी को क्या बोलते हैं, स्केल। जो अभी मैंने बताया था ना स्केल, तो ये वो स्केल नहीं है जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर होता है, जो आप देखते हो, जैसे आप 15 सेंटीमीटर तक का है, 30 सेंटीमीटर का स्केल आता है ना जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, वो स्केल नहीं है। इसका मतलब है इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस, जो एक्चुअल डिस्टेंस है। अब हमने जो मैप के ऊपर देखो, हमने पेपर के ऊपर पूरा वर्ल्ड का मैप ड्रॉ कर दिया, क्या एक्चुअल डिस्टेंस है, मान लेते हैं अब ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर ऊपर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, नीचे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। तो जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है यहाँ पर, इसकी अगर हम पूरी बाउंड्री की एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी है 6000 किलोमीटर, कितनी है लगभग ये, अगर इसका हम पूरा कंप्लीट यहाँ से स्टार्ट करके इस तरीके से ये पूरा निकाले तो हम एज्यूम कर लेते हैं ये कितना है, 6000 किलोमीटर। पर क्या इस पेपर के ऊपर हम 6000 किलोमीटर ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, क्योंकि इतना बड़ा पेपर हमारे पास है नहीं, पॉसिबल भी नहीं है कि इतना बड़ा पेपर हम कहीं से लेके आए और 6000 किलोमीटर का सिर्फ ओनली नॉर्थ कॉन्टिनेंट उसके ऊपर ड्रॉ करें हम। तो अगर पूरा वर्ल्ड ड्रॉ करना होगा तो फिर तो वो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उसका एक छोटा स्केल तैयार कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने लिखा कि इसके अंदर हम लोगों ने अगर 2 सेंटीमीटर लाइन खींची है तो किसके बराबर हम मान ली जाएगी, 500 किलोमीटर की मान लेंगे हम। तो इस तरीके से अगर हमने 6000 किलोमीटर ड्रॉ करना है तो हमें कितनी लाइन लगभग करनी पड़ेगी इसके लिए, तो वो आप स्केल से कैलकुलेट कर सकते हो। स्केल का मतलब यही है, इट इज़ अ रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, कि एक्चुअल डिस्टेंस ग्राउंड पर कितनी है वहाँ पर, एंड डिस्टेंस शोन ऑन द मैप 1 मैप, हम लोगों ने मैप के ऊपर कितनी डिस्टेंस शो की है। जैसे हम लोगों ने यहाँ कितनी शो की थी, 500/1, एक्चुअल डिस्टेंस 500 किलोमीटर थी, उसको हम लोगों ने कितना शो किया उसके ऊपर, मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर। इस मैप में हम लोगों ने कितना शो किया, अगर 500 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस है तो उसके अंदर, क्योंकि हमारा थोड़ा मैप का साइज़ बड़ा है इसलिए हम लोगों ने थोड़ा बड़ा शो कर दिया, 500 किलोमीटर इक्वल अपॉन 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसके अंदर आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है स्केल का, उस स्केल का एग्जाम्पल मैं भी बता देता हूँ आप लोगों को क्या है। इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर, अगर कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर, आपके घर से और आपके स्कूल पे, मान लेते हैं ये हमारा स्कूल है और ये हमारा घर है, इसके बीच की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। अब हमने इसको एक पेपर पे ड्रॉ कर दिया, 10 किलोमीटर ये स्कूल है और ये हाउस है, हाउस से घर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर। इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, एक पेपर के ऊपर ये ड्रॉ कर दिया, लो मैप बना दिया उसको हम लोगों ने, ओके। बट क्या एक्चुअल में ये बीच की जो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर है, नहीं है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम अगर हम मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर है, कितना ये 2 सेंटीमीटर है, जब इसको स्केल से नापेंगे, जो अपने ज्योमेट्री बॉक्स वाला स्केल है, जब उस स्केल से इसको मेजर करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर किसके इक्वल आ गया, 10 किलोमीटर के इक्वल। एक्चुअल में तो 10 किलोमीटर थी वो, लेकिन मैप पे कितना निकल के आया, पेपर के ऊपर कितना निकल के आया, 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हो गया कि 2 सेंटीमीटर जो हमारा मैप का 2 सेंटीमीटर है, पेपर पे जो हमने मैप ड्रॉ किया है उसका 2 सेंटीमीटर एक्चुअल का 10 किलोमीटर के इक्वल है। तो यही हमारा स्केल था। इट इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस, जो एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है तो इसकी हो जाएगी 10 किलोमीटर, ऑन द ग्राउंड के ऊपर तो एक्चुअल में 10 किलोमीटर है, एंड डिस्टेंस ऑन द मैप, मैप की इतनी डिस्टेंस हो रही है उसकी 2 सेंटीमीटर।
तो 10 किलोमीटर किसके इक्वल हो गया 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर जो मैप हो गया हमारा स्केल हो गया वो किसके इक्वल है 5 किलोमीटर के इक्वल। तो 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के इक्वल हो गया। क्लियर है। तो यही था स्केल। अब हम देखते हैं स्मॉल स्केल मैप क्या होता है और लार्ज स्केल मैप क्या होता है। देखो स्मॉल स्केल मैप क्या होता है, when large area like continents and countries are to be shown on a paper। जब हमें लार्ज एरिया एक पेपर पर ड्रॉ करना होता है, जैसे कोई कॉन्टिनेंट बनाना है हम लोगों ने या फिर किसी कंट्री को ड्रॉ करना है ऑन पेपर के ऊपर, उस तब हम उसको क्या बोलते हैं स्मॉल स्केल मैप। स्मॉल स्केल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे कि अब मैं इसके लिए आपको वापस उस डायग्राम पे लेके चलता हूँ। ये डायग्राम हमारे पास मान लेते हैं, इतने बड़े पेपर के ऊपर हम लोगों ने क्या किया है पूरा वर्ल्ड ड्रॉ कर दिया, 7 के 7 कॉन्टिनेंट ड्रॉ कर दिया। अगर मुझे सेम इतने ही बड़े पेपर के ऊपर क्या करना पड़े इंडिया का मैप ड्रॉ करना पड़े, लो इतने बड़े पेपर के ऊपर मान लेते हैं हम यहाँ इंडिया का मैप मान लेते हैं, इंडिया का मैप बना हुआ है हमारे पास। ड्रॉ तो एक्चुअल हो नहीं पाएगा क्योंकि अच्छा इस लैपटॉप पे ना पेन चलाने में थोड़ी दिक्कत आती है, अच्छी राइटिंग नहीं आती, पेन चलता नहीं है ठीक से। चलो ये मान लेते हैं इसी पेपर के ऊपर ये इतने सेम साइज़ का दोनों पेपर है, इसके ऊपर ये पूरा वर्ल्ड का मैप ड्रॉ बना हुआ है और ये इस पे हमने क्या बनाया ये हमारे इंडिया का मैप ड्रॉ कर लिया। ओके, ये इस पे हमने क्या कर लिया इंडिया का मैप ड्रॉ कर लिया। तो क्या जो इसकी स्केल है, अब मान लेते हैं देखो इस मैप के ऊपर तो इंडिया इतना छोटा सा बना हुआ है ये रहा यहाँ पर, और इस मैप के ऊपर इंडिया का साइज़ फुल आ रहा है, तो क्या इनकी जो डिस्टेंस है वो सेम है। अब देखो अगर आप सोचोगे यार यहाँ तो इंडिया बिल्कुल छोटा लग रहा है, यहाँ बिल्कुल बड़ा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो इंडिया जो हमारा है वही है। क्या मैप पर छोटा बड़ा ड्रॉ करने से थोड़ी ना छोटा हो गया, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे स्केल है ना वो बिल्कुल छोटा लगा होगा। यहाँ पे अगर 1 सेंटीमीटर चलेंगे हम तो उसको हम लोगों को मानना पड़ेगा ये करीबन कितना है 500 किलोमीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है 500 किलोमीटर के बराबर है, और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर किसके इक्वल मान लेंगे हम 500 किलोमीटर के बराबर। ओके, इसका मतलब यहाँ कितना हो गया 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो गया 100 किलोमीटर के इक्वल। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। वहाँ स्केल हम बिल्कुल छोटा लेते हैं, देखो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर माना 500 किलोमीटर के इक्वल, छोटा स्केल यूज़ किया। यहाँ पे हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल लिया 100 किलोमीटर के अंदर। क्यों, क्योंकि स्केल बड़ा था, मैप थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है, इसलिए स्केल बड़ा रखना पड़ेगा इसमें हमें। तो स्मॉल स्केल मैप कौन से होते हैं, जिसके अंदर क्या करना पड़ता है हमें वैन लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट्स एंड द कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन ए पेपर। जब हम क्या करते हैं लार्ज एरिया, जैसे कौन कौन से हो गए, कॉन्टिनेंट को अगर किसी पेपर पर बनाना होता है या फिर किसी कंट्री को बड़ी कंट्री को हम पेपर पे ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं स्मॉल स्केल एरिया, मतलब 5 सेंटीमीटर किसके बराबर 500 किलोमीटर के बराबर यूज़ करते हैं। बट अगर हमें वही कोई विलेज छोटे गाँव को या किसी सिटी को हमें अगर मैप पर ड्रॉ करना होता है शो करना होता है तो हम क्या करते हैं बड़ा स्केल यूज़ करते हैं। जैसे 5 सेंटीमीटर किसके इक्वल आ गया 500 मीटर के इक्वल आ गया। ओके, 5 सेंटीमीटर किसके इक्वल 500 मीटर के इक्वल आ गया। ये क्या है लार्ज स्केल है और ये क्या है स्मॉल स्केल। क्लियर है दोनों। अब देखते हैं नेक्स्ट सिंबल। एक हमारे पास इसमें आपकी बुक में एक एग्जांपल और दे रखा है, उसको और कर लेते हैं कवर एक बार। देखो ये एग्जांपल दे रखा है हमारी बुक के अंदर, एक आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें दे रखा है एग्जांपल। इसको करते हैं स्टडी एग्जांपल को यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन द वेल एंड द ट्री इज़ 5 सेंटीमीटर। जो वेल है और जो ट्री है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स दैट द एक्चुअल डिस्टेंस इज़ 50 मीटर। उसका मतलब क्या है एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है 50 मीटर है। वैसे तो 5 सेंटीमीटर है, मैप के अंदर तो 5 सेंटीमीटर शो कर रहा है। अब दिखाते हैं कहाँ पे आपको। ये देखो ये वेल हो गया, ये वेल है यहाँ पर और ये यहाँ पर ट्री है। इनके बीच की एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है 50 मीटर है, जहाँ से भी इनका रास्ता है। अब जैसे ये रास्ता बना हुआ है इनका, ये भी कहाँ से जाएगा इसमें शो नहीं कर रखा, बट इनके कह रहा है एक्चुअल डिस्टेंस उसके बीच में कितनी है 50 मीटर है। बट मैप के ऊपर कितना शो कर रहा है ये
मैप पर कितना शो कर रहा है 5 सेंटीमीटर। बस ये बता रहा है कि एक्चुअल डिस्टेंस तो कितनी है 50 मीटर है, बट मैप के ऊपर कितना शो कर रहा है 5 सेंटीमीटर शो कर रहा है। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द POA एंड करंस हाउस इज़ 12 किलोमीटर। जो POA है और जो करंस हाउस है करीमाज हाउस कितनी है 12 किलोमीटर। ये देखो ये यहाँ पे है करीमाज हाउस, ये यहाँ पर करीमाज हाउस और ये है POA। यहाँ की जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है 12 किलोमीटर। यहाँ के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है इन्होंने 12 किलोमीटर। कितना दे रखा है 12 किलोमीटर। इट मीन्स 12 सेंटीमीटर। मैप के अंदर कितनी है ये 12 सेंटीमीटर। मैप में कितना है 12 सेंटीमीटर और एक्चुअल में कितना हो जाएगा, क्योंकि कितना था जो 5 सेंटीमीटर था किसके इक्वल है 50 मीटर के इक्वल हो गया, मतलब 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के इक्वल हो गया। अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर किसके कितने इक्वल है 10 मीटर के इक्वल है, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा 120 मीटर के इक्वल। सॉरी, तो ग्राउंड पर कितनी हो जाएगी डिस्टेंस 120 मीटर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, यही बता रखा है। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को वैसे हम लोगों ने काफ़ी एग्जाम्पल की हेल्प से बता दिया है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जो बुक में दे रखा है एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या है कि जो हमारा मैप होता है उसके अंदर एक कैपिटल वर्ड लिखा होता है एन। मैप के अंदर जब भी मैप हम पढ़ते हैं स्टडी करते हैं, जैसे कि ये मैप रहा यहाँ पर, ये देखो ऊपर की साइड जो है नॉर्थ इंडिकेट कर रहा है, इसके लिए अगर हम क्या भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं कैपिटल एन। तो ये किसको इंडिकेट करेगा नॉर्थ को। और ये एरो हर मैप के अंदर होता है, उसमें एक डायरेक्शन शो करता है। जब भी हम मैप ड्रॉ करते हैं तो एक डायरेक्शन शो करता है ताकि हमें पता रहे कि किस डायरेक्शन में या कौन सी साइड कौन सी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है। जैसे इस मैप के अंदर ये शो कर रहा है नॉर्थ को, तो इसका मतलब हो गया ये साइड कौन सी है नॉर्थ है, तो बाकी 3 साइडें हम खुद पता कर सकते हैं। अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगी, इधर का ईस्ट और ये वेस्ट। क्लियर है ना, मतलब एक साइड शो करता है, बाकी 3 साइड तो फिर हम अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर ही सकते हैं, उसको हम पता कर ही सकते हैं। बट अगर हमें एक भी साइड नहीं दे रखी हुई तो फिर हम पता कैसे करेंगे कि कौन सी साइड, फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। जो एन शो द नॉर्थ डायरेक्शन, जो कैपिटल एन है वो क्या शो करता है नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। इसी को हम क्या बोलते हैं नॉर्थ लाइन। क्या बोलते हैं इसको हम नॉर्थ लाइन। अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो हमारे पास जो मेन 4 डायरेक्शंस होती है, आपको पता है नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ये 4 मेजर डायरेक्शंस होती है। तो द 4 मेजर डायरेक्शंस नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। ही मिस हो गए, इनको क्या बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। अगर कुछ कार्डिनल पॉइंट्स या कार्डिनल डायरेक्शन कौन सी होती है, तो जो 4 इंपॉर्टेंट जो 4 मेन डायरेक्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट या कार्डिनल डायरेक्शंस। उसके अलावा 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन। देखो अगर मेरे पास कोई पॉइंट है यहाँ पर, मान लेते हैं हमें 4 डायरेक्शंस के बारे में तो बता दिया उन लोगों ने, ये नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, यहाँ ईस्ट है और यहाँ वेस्ट है, और किसी का घर यहाँ पर लोकेट है। तो अब वो कैसे डिफाइन करेगा कि मेरा घर नॉर्थ में है ईस्ट में है, तो उसके लिए हमें कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ जो डायरेक्शन हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। इन दोनों का ये दोनों लगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इधर सेम इसी प्रकार से इधर भी और इस साइड भी। इनको क्या बोलते हैं साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट, इधर साउथ वेस्ट, इधर साउथ ईस्ट। क्लियर है। तो इन जो बाकी 4 डायरेक्शंस होगी, 4 तो इसमें से ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये कार्डिनल डायरेक्शंस है या कार्डिनल पॉइंट्स, या फिर ये जो बाकी 4 बच गई ये कौन सी है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। क्योंकि जो ये जो 4 है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस है, ये हमें किसी भी पॉइंट की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो फाइंड करने में हेल्प करती हैं। जैसे अगर मेरा घर इस साइड में है तो मैं क्या बोलूँगा मेरा घर कहाँ पर है नॉर्थ ईस्ट में है। बट अगर मुझे जो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं जो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन है या फिर एग्जैक्ट डायरेक्शंस हैं, एग्जैक्ट डायरेक्शंस नहीं बता पाऊंगा कि मेरी एग्जैक्ट डायरेक्शन कौन सी है नॉर्थ है या फिर ईस्ट है। बट मुझे अगर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस की नॉलेज है तो मैं बोलूँगा भाई मेरी जो डायरेक्शन है घर की वो कहाँ पर है, किस दिशा में है, किसी इस पर्टिकुलर पॉइंट के रिगार्डिंग, इस पर्टिकुलर पॉइंट के रिगार्डिंग किस दिशा में है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में है। क्लियर है। तो नॉर्थ इंटरमीडिएट डायरेक्शंस के बारे में आप समझ गए।
फाइंड आउट द, अब मैं इसके बारे में आपको दिखा देता हूँ। एक आपकी बुक के अंदर एक मैप भी दिया हुआ है, उसके बारे में भी शो कर देते हैं। देखो ये आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है, इधर नॉर्थ ईस्ट हो गया, इधर नॉर्थ वेस्ट, इधर साउथ वेस्ट और इधर साउथ ईस्ट। इनको आपको लिखना भी इसी तरीके से होता है, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ओके, उसके अलावा ये हमारे पास जो एक दे रखा है, ये क्या है, कंपास है। क्या ये कंपास है? इसका हम किस लिए यूज़ करते हैं? डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए हेल्प करते हैं, डायरेक्शन का फाइंड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वी फाइंड आउट द डायरेक्शंस ऑफ ए प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास। किसी कंपास की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी प्लेस की डायरेक्शंस फाइंड कर सकते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक प्रकार ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस, जो मेन डायरेक्शंस को फाइंड करने में हेल्प करता है हमारी। ये इसकी हेल्प से हम डायरेक्शंस को फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल होती है, ये दिख रही है आपको, ये क्या है, एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो हमेशा या फिर जो ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड नॉर्थ साउथ, जो हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ ही इंडिकेट करती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा नॉर्थ पोल है वहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और इसके अंदर मैग्नेट लगी होती है, उसकी वजह से ये हमेशा या ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ही इंडिकेट करती है। ये आपको याद रखना है। ये कंपास है और इसका काम क्या है? हमें डायरेक्शंस बताना। इसका काम है हमें डायरेक्शन शो करना। और ये हमेशा कौन सी डायरेक्शन शो करता है? ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ की तरफ डायरेक्शन शो करता है। जो इसका एरो होता है वो हमें ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। ये दिख रहा है यहाँ पे रेड कलर का इसको एरो, ये ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। ओके, और रीजन क्या है इसके अंदर? क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट लगा होता है, जो हमारा नॉर्थ पोल है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसकी वजह से ये ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन को ही शो करता है। तो आप समझ गए कार्डिनल पॉइंट्स, कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे में। अब ये एग्जांपल और दे रखा है आपके में, द डायरेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी सेंटर प्लेग्राउंड फ्रॉम द विकास हाउस। जो कम्युनिटी सेंटर है और प्लेग्राउंड है उसकी विकास के हाउस से डायरेक्शंस क्या है? अब जैसे देख लेते हैं, ये रहा विकास का हाउस यहाँ पर, तो कम्युनिटी सेंटर तो इसके किस डायरेक्शंस में है? बिल्कुल नॉर्थ में हो गया। और प्लेग्राउंड किधर है? यहाँ प्लेग्राउंड है, ये किस में हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ओके, तो इस तरीके से आप, और ये किस में था कम्युनिटी सेंटर? ये नॉर्थ में था, और ये जो प्लेग्राउंड है नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। तो इस प्रकार से आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट हमें स्टडी करना है सिंबल्स के बारे में। डायरेक्शन हमारा हो गया, अब सिंबल्स के बारे में देखते हैं। इट इज़ द थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए मैप। मैप का क्या है? ये थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। दो कंपोनेंट हम पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस और डायरेक्शन। अब थर्ड कौन सा है? सिंबल। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन ए मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिज, ट्रीज, रेलवेज लाइन्स एज वेल और ए वेल। ये कह रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जिनको हम एक्चुअल में मैप के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते, उनका जो एक्चुअल साइज़ है, उनका जो एक्चुअल शेप है, उसको हम मैप पर ड्रॉ नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ए मैप, कि उनका मैप ड्रॉ करना किसका? द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर। जो डिफरेंट फीचर्स है उनका एक्चुअल शेप एंड एक्चुअल साइज़ को उस पर ड्रॉ करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। किस किस चीज़ का? बिल्डिंग का। क्या एक्चुअल बिल्डिंग आप मैप ड्रॉ कर सकते हो? अगर कर भी लोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसे एक्चुअल बिल्डिंग आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे एज इट इज़। रोड्स को आप एज इट इज़ ड्रॉ नहीं कर सकते उसके ऊपर मैप पर। ब्रिज को नहीं ड्रॉ कर सकते। ट्रीज़, रेलवे लाइन्स और कुएँ वगैरह हो गए, वेल्स, या फिर इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप, टेम्पल्स हो गए, आपकी मंदिर, मस्जिद, प्लेग्राउंड्स, काफ़ी चीज़ें हैं जो आप एक्चुअल में इन पे जो मैप है उस पर ड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सिंबल्स का यूज़ करते हैं। अब सिंबल्स का यूज़ करने का बेनिफिट क्या है? देखो, सिंबल्स का यूज़ करने का ये फ़ायदा है कि इससे एक सिंबल से आपको उसकी जो सिंबल हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? लोड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग दिस। अब हमने किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ब्रिज के लिए कोई सिंबल ड्रॉ कर लिया, तो हमें उस ब्रिज बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस वहाँ सिंबल रिप्रेजेंट कर देंगे। सिंबल की हेल्प से हम इजीली उस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये किस चीज़ का सिंबल है? ब्रिज का सिंबल है। इसमें कुछ इंटरनेशनल सिंबल्स भी होते हैं। क्या होते हैं? जिसको हम लोगों ने क्या कर रखा होता है? देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दीज सिंबल्स। कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया होता है कि मतलब वही सिंबल उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके लिए उनको क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल सिंबल। क्या बोलेंगे?
कन्वेंशनल सिंबल। क्यों? क्योंकि देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, उनके ऊपर क्या होता है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है, उन पर्टिकुलर सिंबल्स को इंटरनेशनली यूज़ किया जाता है, उनको हम क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल सिंबल्स, दे आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल। कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स के आपके एग्जाम्पल भी है जो आपके बुक में दे रखे हैं, वो भी हम दिखाते हैं आप लोगों को। उसके अलावा देखो सिंबल्स का बेनिफिट क्या है, कभी मान लो आप ऐसे प्लेस पे, ऐसी जगह पे चले जाते हो जिस जगह की लोकल लैंग्वेज आप नहीं समझते हो, वहाँ के जो लोग हैं उनकी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आती है, बट आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को वहाँ सर्च करना चाहते हो, आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो, वहाँ पे कोई एड्रेस आपको सर्च करना है, किसी मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, स्कूल, कुछ इसके अलावा कुछ भी चीज़ है जो आपको सर्च करनी है, तो आप इन सिंबल की हेल्प से, जो मैप्स होते हैं, वहाँ के जो मैप है, मैप के अंदर जो सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स की हेल्प से आप इजीली, क्योंकि सिंबल क्या एक प्रकार की लैंग्वेज है जिसको हम ईजिली, मतलब हर कोई इंसान उस चीज़ को आसानी से रीड कर सकता है, समझ सकता है सिंबल्स को, तो उन सिंबल्स की हेल्प से आप उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर, आप जगह पे उस पहुंच सकते हो आप, ओके, या उस चीज़ को सर्च कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो उन सिंबल्स की हेल्प से। तो आपकी बुक के अंदर कुछ सिंबल्स दे रखे हैं जिसको हम इंटरनेशनली, जैसे भी बताया था मैंने, इंटरनेशनली एग्रीमेंट हो रखा है, वो कौन कौन से सिंबल्स हैं, जैसे ये दे रखे हैं आपकी बुक में। अब रेलवे लाइन के लिए कुछ सिंबल्स दे रखे हैं, अगर ब्रॉड गेज है तो, मीटर गेज है तो, रेलवे स्टेशन है तो, अगर ब्रॉड गेज है तो उसका सिंबल ये है, मीटर गेज है उसका सिंबल ये है, रेलवे स्टेशन का सिंबल इस तरीके का हो जाएगा। सेम रोड्स में अगर बात करें तो 2 टाइप्स के रोड है, एक मेटल्ड है, एक अनमेटल्ड है। मेटल रोड अगर इस तरीके का है तो मेटल रोड है, अगर इस तरीके का सिंबल बना हुआ है तो आप समझ जाना अनमेटल रोड है। बाउंड्री की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, अगर ये बाउंड्री कौन सी है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज है। इस तरीके की अगर आपको बाउंड्री नज़र आ रही है तो ये क्या है, ये स्टेट बाउंड्री है, और इसे जो डॉट डॉट ये है बाउंड्री, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्ट्रिक्ट को। तो इसी प्रकार से आपकी बुक में क्या दे रखे हैं, ये पर्टिकुलर सिंबल्स दे रखे हैं, आप इन सब चीज़ों को रीड कर सकते हो, इन सिंबल्स को। और ये सिंबल कैसे हैं, कन्वेंशनल सिंबल है, जो इंटरनेशनली जिनका यूज़ किया जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वेंशनल सिंबल, जो इंटरनेशनली एग्रीमेंट है, मतलब आप कहीं चले जाओ इंटरनेशनली, ये सिंबल हर जगह इसी तरीके से यूज़ किए जाएंगे आपके, ओके। और अगर हम इनके अंदर क्या हो रहा है कि वेरियस कलर्स का भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स का भी यूज़ करते हैं। सो दे आर शोन यूजिंग सर्टेन लेटर्स, तो हम कुछ चीज़ों को, इसको इरेज कर लेते हैं 1 मिनट। तो आई थिंक सिंबल आपका क्लियर हो गया होगा। सिंबल क्या है, कुछ चीज़ें हैं जो एक्चुअल में हम उनको, उनका जो साइज़ है या फिर उनकी जो शेप है, उसको हम मैप पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट साइज़ के जो, अच्छा, सो दे शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स, उसके लिए हम पर्टिकुलर लेटर का यूज़ करते हैं, या तो किसी लेटर को यूज़ करके रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर उसको हम शेड, कलर्स, पिक्चर, कोई कलर यूज़ कर लिया, कोई पिक्चर यूज़ कर ली, कोई पिक्चर यूज़ करके हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। किसको, जिन चीज़ों को ये अभी बताया का, किस किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे हम, बिल्डिंग्स, रोड, ब्रिज, ट्रीज वगैरह, इनको हम लेटर, ट्रीज, सिंबल्स, ये सब चीज़ें मैं आपको कन्वेंशनल सिंबल के अंदर चीज़ दिखा चुका हूँ। तो ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट करके हम इन सब चीज़ों को शो करते हैं मैप के अंदर। अगर अब हम बात करें कलर्स की, तो कुछ वेरियस कलर्स है जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए स्पेसिफिक, मतलब वो कलर बने हुए हैं, उनके लिए उसी कलर का यूज़ किया जाता है। वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पज़, जो अलग अलग कलर है वो सेम पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन से, जैसे ब्लू कलर है, वो ऑलवेज इंडिकेट करेगा किसी वाटर बॉडीज़ को। जब भी आप ब्लू कलर देखते हो मैप के अंदर, आप समझ जाना आप किस चीज़ के बारे में शो कर रहे हैं, हम किसी वाटर बॉडीज़ को शो कर रहे हैं। जैसे ये देखो, रिवर है, ये ब्लू कलर में शो हो रहा है, टैंक है, ये भी ब्लू कलर के अंदर शो हो रहा है ये, ओके। जो चीज़ें हमें ओपन दिख रही है ये समझ जाना, अगर ब्लू कलर इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब ये किसको इंडिकेट कर रहा है, वाटर बॉडीज़ को। ब्राउन कलर है, ये किसको इंडिकेट करता है, माउंटेन्स को। ब्राउन कलर किसको इंडिकेट करता है, माउंटेन्स को। अभी जब हमने मैप पढ़ा था अपना, ये देखो यहाँ पे हमने हिमालयन माउंटेन दिखाया था, तो ये ब्राउन कलर इंडिकेट कर रहा है किसको, माउंटेन्स को इंडिकेट कर रहा है। और ये फिक्स्ड है, जब भी आपको ब्राउन कलर माउंटेन्स दिखेंगे वो ब्लू कलर के अंदर ही मिलेंगे। वाटर बॉडीज़ दिखेंगे, मिलेंगी आपको, वो ब्लू कलर के अंदर मिलेंगी, और सॉरी जो माउंटेन्स है वो ब्राउन कलर में मिलेंगे आप लोगों को। अगर बात करते हैं प्लेटू के बारे में, तो प्लेटू किस कलर में शो करते हैं, येलो कलर के अंदर। प्लेन्स होते हैं वो ग्रीन कलर में होते हैं। ये भी उस टाइम जो हमारे
हम लोगों ने मैप पढ़ा था, फिजिकल मैप, उसमें प्लेन्स के बारे में बताया, दिखाया था मैंने, वो ग्रीन कलर में शो कर रहे थे। तो आई थिंक कलर के बारे में भी आपका क्लियर हो गया होगा। ये कलर तो आप लोगों को 3-4 जो है फिक्स जो कलर हैं इनको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे ब्लू कलर वाटर बॉडीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ब्राउन कलर माउंटेन्स को, येलो कलर प्लेटू को, ग्रीन कलर प्लेन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आई थिंक कन्वेंशनल सिंबल भी आपका क्लियर हो गया होगा। सिंबल्स कौन कौन से हैं आपकी बुक में दे रखे हैं, आपकी बुक के अंदर आप उनको रीड कर सकते हो, क्योंकि चीज़ें इनको रटा नहीं जा सकता। देखो ये चीज़ें रटने की नहीं, आप सिर्फ देख लो, एक बार ऑब्जर्व कर लो, चीज़ों को समझ लो, अपने आप याद रह जाएंगी। बाकी ऐसा ये चीज़ें तो यूज़ होती रहती है, सिंबल्स बार बार यूज़ होते रहेंगे। अब बात करते हैं स्केच की। स्केच क्या होता है? देखो स्केच क्या है, इट इज़ ए ड्राइंग, ये एक ड्राइंग है, मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी, मेमोरी के ऊपर बेस्ड होती है, एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होती है, नॉट टू स्केल। इसमें हम स्केल का यूज़ नहीं करते हैं। स्केच एक ऐसी ड्राइंग है जिसके अंदर सिर्फ ओनली मेमोरी पे बेस्ड होती है। अभी इसका एग्जांपल देंगे हम आप लोगों को, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्पॉट पे बेस्ड नहीं होती है, सॉरी मेमोरी पे बेस्ड होती है, और स्पॉट ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है। स्केल का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं किया जाता है। अब इसका एग्जांपल मैं समझने की कोशिश करूँ। मान लो मुझे अपने किसी फ्रेंड के घर जाना है और मैं किसी से रास्ता पूछता हूँ। मैंने किसी से रास्ता पूछा, भाई मेरा फ्रेंड का घर, मैंने उस अपने फ्रेंड के घर जाना है और मैंने किसी से एड्रेस पूछा, तो एक भाई साहब ने मुझे बताया कि आप यहाँ से स्ट्रेट जाइए, आपको एक टी पॉइंट मिलेगा, वहाँ से आपको राइट टर्न करना है। ठीक है, जब आप राइट टर्न करेंगे कुछ दूर चलने के बाद एक शिव जी का मंदिर आएगा, शिव जी के मंदिर से आपको लेफ़्ट टर्न करना है। फिर अगेन एक गवर्नमेंट स्कूल आएगा, वहाँ से आपको राइट टर्न करना है। उसके जस्ट सामने एक ब्लू कलर का पीपल का पेड़ है, ये मान लेते हैं पीपल का पेड़ बना हुआ है यहाँ पे। पीपल का पेड़ तो अच्छा नहीं बना यार ये। तो बोलेंगे भाई साहब एक स्ट्रेट चलना है आपको, वहाँ एक पीपल का पेड़ आएगा, उस पीपल के पेड़ के जस्ट सामने या जस्ट पास में एक ब्लू कलर का घर है, वही आपके फ्रेंड का घर है। क्योंकि फ्रेंड का एड्रेस मैंने बता दिया, समथिंग समथिंग, उसका नाम ये है, उसके पेरेंट्स का नाम ये है, और गांव में तो हम पहुंच गए थे कि ये गांव है। तो वहाँ जाके हमने किसी से पूछा कि भाई मेरे फ्रेंड है, इनका नाम ये है, इनके पेरेंट्स का नाम ये है, तो इनका घर कहाँ से है। तो एक अंकल मुझे मिले, उन्होंने बोला कि बेटा आप इधर से स्ट्रेट जाना, वहाँ से आपको टी पॉइंट मिलेगा, उधर से राइट ले लेना, वहाँ एक शिव जी का मंदिर है, वहाँ से लेफ्ट मुड़ जाना, वहाँ एक फिर आके आपको एक गवर्नमेंट स्कूल आएगा, वहाँ से राइट टर्न ले लेना, और जस्ट एक पीपल का पेड़ है, वहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का घर दिखेगा, वही उनका घर है जिनका एड्रेस मैंने उनसे पूछा था। तो ये एक रफ़ ड्राइंग हो गई, इसके अंदर कोई एक्चुअल डायमेंशंस नहीं है कि मुझे कितना डिस्टेंस चलना है, यहाँ पे कितनी डिस्टेंस ये दे रखी है, कोई स्केल का यूज़ नहीं हुआ। ये एक प्रकार से आप समझते हो रफ़ ड्राइंग है कि इसी को हम क्या बोलते हैं, स्केच बोलते हैं। क्लियर है ना? स्केच समझ गए? स्केच का मतलब क्या है? जो इस तरीके से जो भी रफ़ ड्राइंग यूज़ की जाती है सिर्फ ओनली मेमोरी बेस्ड है। अभी मेमोरी बेस्ड ही था, उनको कोई एक्चुअल डायमेंशन या फिक्स डिस्टेंस थोड़ी पता था कि मेरे से ये थोड़ी बताया कि आपको 1 किलोमीटर जाना है फिर लेफ्ट टर्न करना है, 2 किलोमीटर जाना है फिर राइट टर्न करना, नहीं, बस एक्चुअल मेमोरी बेस्ड था कि इतना दूर जाना है, एक टी पॉइंट आएगा, उस टी पॉइंट से कट ले लेना राइट आपको, फिर एक शिव जी का मंदिर आएगा, वहाँ से लेफ्ट टर्न करना है, गवर्नमेंट स्कूल आएगा, वहाँ से राइट टर्न करना है। तो समथिंग इस तरीके से उन्होंने मुझे एक रफ़ आइडिया दिया था। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्केच। अब लास्ट देखते हैं, लास्ट है प्लेन। प्लेन क्या होता है? इज ए ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल। ये क्या है? एक ड्राइंग है ऑफ स्मॉल एरिया, एक छोटे एरिया के लार्ज स्केल के ऊपर। जब एक छोटा एरिया में किसी बड़े स्केल के ऊपर ड्रॉ करना होता है। अब इसका एग्जांपल दूँ तो मैं आपको बताऊँ, जैसे मुझे एक रूम है, अब जिस रूम के अंदर वैसे मैं बैठा हुआ हूँ, इस रूम की मुझे अगर लेंथ और ब्रेथ को पेपर पर रिप्रेजेंट करना हो, तो क्या मैं इस लेंथ ब्रेथ को पेपर पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? मेरे पास A4 साइज़ का सीट का पेपर भी इतना बड़ा है, और जो मेरा रूम है मान लेते मैं इसकी लंबाई मान लेता हूँ 10 फीट है लंबाई, और 15 फीट लेंथ है, ये 15 फीट हो गया, और ब्रेथ इसकी 10 फीट है। तो क्या मैं इसको पेपर पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? भाई पेपर पे इसको मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, बट मैं उसका एक घर का नक्शा बना सकता हूँ इस तरीके का। ठीक है, इस मैप से जैसे मैंने कोई अपने घर का नक्शा बना दिया, इस घर के अंदर मान लो मैंने बोल दिया भाई ये 10 फीट है, ये 15 फीट है, और एक्चुअल उसके अंदर मैंने ड्रॉ कर दिया मैप के अंदर कि ये 10 फीट है, ये 15 फीट है, और इसकी जो डायमेंशंस है उसको मैंने अलग से, स्केल को अलग से नोट करके लिख दिया। ठीक है, तो बस यही बताना चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को कि इस चीज़ को मैं एक्चुअल में पेपर पे तो ड्रॉ नहीं कर सकता इसको, लेकिन उसका एक छोटा मैप तैयार कर सकता हूँ। मतलब उसकी जो डिटेल है वो एक मैप पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। विच कांट बी शोन इन मैप, उसको मैप पे शो नहीं कर सकते। एट द टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग, एक मतलब स्केल की हेल्प से एक छोटा सा उसका प्लान तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, अपने भाई घर का मैं लेंथ ब्रेथ को एक
पेपर पे तो ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, बट मैंने उसका क्या कर दिया, एक प्लान तैयार कर दिया एक स्केल की हेल्प से। मैंने एक स्केल लिया और पूरे घर का एक अपने रूम का पर्टिकुलर, ये तो मैंने पूरे घर का मैप बना दिया। अगर मेरे से कोई मैं एक ओनली सिंगल रूम का पूछता है तो मुझे क्या करना है, एक रूम का प्लान तैयार करना है। ओके, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्लान। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स और दे रखे हैं साइड में, अगर आप कहें तो एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज़ फिर एक दो मैं बता देता हूँ, बाकी आप ट्राई करके देखना। बिल्कुल सिंपल है जो भी बताया था मैंने। ये जैसे सिंबल दे रखे थे हमारे पास, मैंने बताया, तो सिंबल के बेस पे आप इन चीज़ों को स्टडी करना है आप लोगों ने। दो एग्जांपल वो करके देख लेते हैं। इन विच डायरेक्शन इज़ द रिवर फ्लोइंग, रिवर किस डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है। जैसे ये एग्जाम्पल ये दे रखी है हमारे पास, रिवर है, ये रिवर है। अभी रिवर किस डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है, इधर फ्लो कर रही है। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो ये कौन सा हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन। इधर कौन सा है, ईस्ट डायरेक्शन, और इधर कौन सा है, वेस्ट डायरेक्शन। तो इधर कौन सा हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में साउथ वेस्ट। तो किस में फ़्लो कर रही है, साउथ वेस्ट में फ़्लो कर रही है। इन्हीं के बारे में आपसे डिटेल पूछेंगे। अब आपको पूछा जाएगा कि जैसे डुमरी गाँव है, ये कोई विलेज लिखा हुआ है डुमरी, इस डुमरी के ये पास से कौन सा रोड क्रॉस कर रहा था, एक रोड ये क्रॉस कर रहा है। तो ये कौन सा रोड है, किस प्रकार का रोड है। अभी मैप में मैंने दिखाया था दो प्रकार के रोड थे, एक तो मेटलिक, देखो ये था मेटलिक रोड था, एक था नॉन मेटलिक। तो मेटलिक रोड का डायग्राम कैसा है, ड्राइंग कैसी है, इस तरीके का सिंबल है। और नॉन मेटलिक के लिए क्या सिंबल यूज़ कर रहे हैं हम, डॉटेड वाला। तो अब हमारे पास कौन सा रोड दिखा रखा है, देखो डुमरी विलेज के पास से कौन सा रोड क्रॉस कर रहा है, ये तो मेटलिक रोड है, मेटलिक रोड क्रॉस कर रहा है, पास कर रहा है। और इधर से ये नॉन मेटलिक रोड है। तो जो आपसे पूछे वो बता सकते हो। इसके पास से पूछेगा रेलवे लाइन कौन सी है, तो आपको ये रेलवे लाइन दिख रही है, आपको सर्च कर लेना ये रेलवे लाइन कौन सी है, नैरो गेज है, ब्रॉड गेज है, जो भी है आप बता सकते हो इजीली। ओके, ये देखो टेंपल वगैरह के जो मस्जिद के साइन कुछ दे रखे हैं, तो ये आप कर सकते हो, इनको कवर कर लेना आप लोग इजीली। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई आपको लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, लगता है कि यार ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। या फिर आप लोगों को लगता है कि हमें कुछ थोड़ा पैटर्न के अंदर चेंज करना चाहिए अपने पढ़ाने का, 1-2% कुछ, किसी भी प्रकार का आपको स्पीड में कोई डाउट लग रहा है कि हमें स्पीड को कम ज़्यादा करना चाहिए, तो कोई भी आपको कुछ भी डाउट लगता है बता सकते हो। चलो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।